तो भैया लो स्टार्ट कर लेते हैं एटम से। चलो भाई बताओ बेसिक नॉलेज। सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर किसने दिया और क्या बोला उसने एटम के बारे में? सर जे थॉमसन। भाई वेरी गुड। जे थॉमसन ने सबसे पहले हमारे एटम के बारे में बताया, उसका मॉडल बताया। बताओ तो जे थॉमसन के हिसाब से क्या होना चाहिए भाई हमारा एटम का स्ट्रक्चर, एटम का मॉडल? सर उसने प्लम पुडिंग एटम मॉडल दिया पॉजिटिवली था। चार्ज स्फीयर होना चाहिए और या बिल्कुल मिलता यार, जुलता तो है। बिल्कुल अभी ट्रेजर बेसिक बेसिक मॉडल। चीजें हैं जो फटाफट अभी बस ऐसे जल्दी जल्दी वो खत्म कर लेते हैं इसे। कि यार जे थॉमसन के अकॉर्डिंग हमारा एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल ठीक है। और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में हमारा यूनिफॉर्मली हर जगह क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? भाई हमारा हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन इस पूरे एटम को न्यूट्रल होने के लिए हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। तो यार इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उस तरीके से प्रेजेंट है जैसे सीड्स ऑफ अ वाटरमेलन या प्लम्स ऑफ अ पुडिंग। तो उसने कहा कि यार पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज नेगेटिव चार्ज बस कहीं ना कहीं बीच में सिचुएटेड है। और ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है कि हमारा जो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन है वो बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से। भैया चेक कर लो, ये बात बिल्कुल क्लियर है? यस सर। बिल्कुल। हाँ भाई दिवेश, गुड मॉर्निंग, इतने दिनों बाद आए हो क्लास में। भैया सबके लगता है प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए हैं, सबके प्रैक्टिकल्स खत्म हो गए हैं? यस सर। यस सर। अच्छा तभी डन। तो यार रिपीट कर रहा हूँ, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद उसने ये बात भी कह दी कि यार हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहेंगे एक न्यूट्रल एटम में। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से रहेंगे? वो प्लम्स ऑफ अ पुडिंग की तरह रहेंगे या फिर सीड्स ऑफ अ वाटरमेलन की तरह रहेंगे। तो इसलिए इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। लेकिन अब जे थॉमसन ने कुछ चीजें तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि भाई जैसे न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, ये सब चीजें एक्सप्लेन कर दी। लेकिन इसमें क्या क्या उसको ड्रॉबैक्स मिले? किसी को याद है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द जे थॉमसन मॉडल? भाई ये फाइनल स्ट्रक्चर तो नहीं है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है ये बताओ? हैं? अरे भैया क्या लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये तो। देखो फर्स्ट ड्रॉबैक कि यार हमारा ये जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अल्फा स्कैटरिंग का मतलब जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है कि अगर मैं यहां से कोई एक अल्फा पार्टिकल को फायर कर रहा हूं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इस केस में ये हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटर क्यों कर रहा है अलग अलग एंगल्स पे, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि भैया ये स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या आपको नॉलेज है व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज? यस सर। लेमन बाल में पाशन वगैरह। बिल्कुल, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज का मतलब है कि भैया हमारा एक इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो एनर्जी हमारे पास जो मिल रही है वो इन अ फॉर्म ऑफ फोटॉन्स मिल रही है। ये मैंने आपको डुअल नेचर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि यार जो हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट आउट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, वो इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी, फोटॉन्स वगैरह के टर्म्स में। तो भैया वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी निकलेगी। तो हमें एक प्रॉपर स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज मिलेगी, हर एक वेवलेंथ की कुछ ना कुछ एक लाइंस मिलेगी। तो वो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज क्यों मिल रही है, जे थॉमसन का मॉडल ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो फिर इस मॉडल को जो फेलियर्स थे, इसके ड्रॉबैक्स थे, वो एक्सप्लेन किया नेक्स्ट। नेक्स्ट मॉडल किसने दिया हमें एटम का? रदरफोर्ड। 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 बिल्कुल सही। तो अब इसके बारे में डिस्कस करना है क्योंकि भैया रदरफोर्ड ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स दिए थे। ड्रॉबैक्स तो इसके भी थे, लेकिन काफी कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमारे रदरफोर्ड ने दिए थे। तो इसलिए जो हमारा मेन चैप्टर है वो रदरफोर्ड से स्टार्ट हो जाता है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। भाई सबसे पहले आप सबको ये तो पता ही होना चाहिए अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना, मास कितना। बेसिकली अल्फा पार्टिकल होता क्या है? सर हीलियम न्यूक्लियस। वेरी गुड। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हमारा डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है। डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम। डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम का मतलब क्या, इस अल्फा पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं, हमारे पास इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे क्योंकि इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर दिए हैं। तो अल्फा पार्टिकल में सिर्फ क्या रह जाएगा? आपका हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर दो प्रोटॉन्स हो जाएंगे और क्या रह जाएगा? दो दो न्यूट्रॉन्स।
तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा और चार्ज कितना होगा, इसके बारे में बता दो। सर चार्ज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रॉन होगा और मास 4 टाइम्स द प्रोटॉन बिल्कुल, चार्ज होगा 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वेरएस मास होगा हमारा 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है, हालांकि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन वो बहुत ही कम फ्रैक्शन में है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम, तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज की वैल्यू 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यार अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप सबने ये भी पढ़ रखा होगा कि यार अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल में उसने क्या किया कि सपोज ये पूरा एक सेटअप ले लिया, उसने क्या किया, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया। अल्फा पार्टिकल का सोर्स मतलब कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, यूरेनियम बाइस्मिथ कुछ भी ले लिया, और यहाँ पे उसने एक गोल्ड फॉइल ले लिया जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है। इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस उसने कितनी ली है, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कम, मतलब 10⁻⁻7 मीटर्स की थिकनेस है कुछ, मतलब ऑलमोस्ट बहुत थिन लेयर है। ऐसा क्यों लिया है, ताकि हमारा अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर पाए और न्यूक्लियस तो कोलाइड कर पाए। तो यार जब अल्फा पार्टिकल हमारा गोल्ड फॉइल के अंदर कोलाइड पेनिट्रेट कर रहा है, तो उसने देखा कि हमारा अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर कर रहा है। अगर ये अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर कर रहा है, तो यहाँ पे उसने लास्ट में रख दी एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन, जो बेसिकली होती है जिंक सल्फाइड की। फोटो सेंसिटिव स्क्रीन क्या करेगी, जैसे ही हमारा अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे कोलाइड करेगा, ये एक फ्लैश प्रोड्यूस करेगी, और हम नंबर ऑफ फ्लैश से क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे कितने अल्फा पार्टिकल कितने कितने एंगल्स पे कोलाइड कर रहे हैं। क्या सबको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया है? यस सर। यस सर। डन, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल जाएगा गोल्ड फॉइल से पेनिट्रेट करेगा, न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ फोर्स फील करेगा, और वो अलग अलग एंगल पे स्कैटर करेगा। फोटो सेंसिटिव स्क्रीन पे हम फ्लैश चेक करेंगे, कितने फ्लैश प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने एंगल पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने अल्फा पार्टिकल्स कितने एंगल्स पे स्कैटर कर रहे हैं। तो यार रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक ग्राफ प्लॉट किया, जो ग्राफ हमारा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वो ग्राफ उसने प्लॉट किया बिटवीन नंबर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स एंड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और यहाँ पे मैंने ले लिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हमारे स्कैटर कर रहे हैं। उसने देखा कि यार ये ग्राफ ऑलमोस्ट एक इस फॉर्म का ग्राफ बन रहा है। मतलब अगर आप देखो हमारी एंगल की वैल्यू 0, 10, 20 इस तरीके से वेरी कर रही है, तो उसने देखा कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कौन से एंगल पे स्कैटर कर रहे हैं। हमारे मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कम एंगल्स पे स्कैटर कर रहे हैं, मतलब लेस देन 20 डिग्री, बहुत छोटे एंगल्स पे स्कैटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर एट वेरी स्मॉल एंगल। तो इससे क्या हमारा कंक्लूजन मिला, फर्स्ट पॉइंट से बताओ क्या कंक्लूजन मिला है? अरे भैया बता दो, बहुत लॉजिकल चीज है कि अगर न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम एंगल पे स्कैटर कर रहे हैं या डायरेक्टली पास कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन पता चलेगी? सर मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। वेरी गुड, कि यार ये अगर मेरा एटम है और मैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर रहा हूं, तो यार अल्फा पार्टिकल अगर बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट या बहुत कम एंगल पे डेविएट कर रहा है, तो इसका लॉजिक तो सिर्फ यही कहता है कि भैया हमारा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम खाली होगा। खाली होगा इसलिए अल्फा पार्टिकल को कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं मिला, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं मिला। तो ना तो कोई रिपल्सिव फोर्स मिला, ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स मिला। तो इससे पता चल गया कि यार मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम हमारा खाली है। तो ये एक हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज वेकेंट, ये एम्प्टी। चेक कर लो, पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर। यस सर। डन। फिर उसने देखा कि यार कुछ पर्टिकुलर एंगल्स, मतलब 10⁸ तो बहुत छोटे एंगल्स पे गए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एंगल्स मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो कुछ पर्टिकुलर ऑलमोस्ट 100 एटम्स, 100 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, भैया वो कुछ स्कैटर कर रहे हैं थोड़े से लार्ज एंगल पे। मतलब थोड़ा सा लार्ज एंगल मतलब ले लो करीब करीब 90 डिग्री पे। थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ ड्रॉ, कि करीब करीब 90 डिग्री पे। तो यार इससे क्या पता चल रहा है कि अगर वो 90 डिग्री पे डेविएट कर रहे हैं या 90 डिग्री से थोड़ा कम पे डेविएट कर रहे हैं,
तो मतलब हमारा इससे क्या कंक्लूड हो रहा है कि हमारे एटम के अंदर कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जिसने अपने अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को सिचुएट करके रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को कंसंट्रेट करके रखा हुआ है, और वो जो साइज है वो बहुत छोटा है, इसलिए कुछ ही पार्टिकल्स मेरे लार्ज एंगल पे डेविएट कर रहे हैं। तो उसने क्या कंक्लूड किया कि जो ये छोटा सा सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ये चीज क्या है हमारे पास जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है? न्यूक्लियस। Nucleus. न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस। उसने ये भी कह दिया कि भैया पूरे एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस तो खाली है, लेकिन हमारा पॉजिटिव चार्ज बस एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है, इसलिए बहुत कम अल्फा पार्टिकल को रिपल्शन फील हो रहा है, और उस कंसंट्रेटेड छोटे से पार्ट को हम कहेंगे न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के साइज के बारे में कंक्लूड किया हमारे सेकंड पॉइंट ने, सेकंड पॉइंट ने मतलब थर्ड पॉइंट ने, कि रेयरेस्ट मतलब बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे निकले, मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो एक सिंगल पार्टिकल या मुश्किल से 10 पार्टिकल ऐसे निकले जो ग्रेटर देन 90, मतलब जो 180 डिग्री पे डेविएट हो रहे थे, 180 डिग्री पे। तो यार अगर कोई पार्टिकल 180 डिग्री पे डेविएट हो रहा है तो मतलब सीधे सीधे लॉजिकल है कि वो बिल्कुल न्यूक्लियस से कैसा कोलिजन कर रहा होगा, वो न्यूक्लियस से बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन कर रहा होगा। इतने सारे पार्टिकल में से मुश्किल से 1 से लेके 10 पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन कर पा रहे हैं, तो इससे हमारे न्यूक्लियस के साइज के बारे में क्या पता चल रहा है? Small है. कि बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसलिए रेयरली कोई एक आधा पार्टिकल ही वापस टकरा के आ रहा है, बाकी सारे पार्टिकल स्मॉल एंगल पे या लार्ज एंगल पे डेविएट कर रहे हैं। तो भैया हमारे थर्ड पॉइंट से ये कंक्लूड हुआ कि अगर कोई रेयरेस्ट ही पार्टिकल वापस टकरा के आ रहा है तो जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। कितना ज्यादा छोटा है? वो अप्रोक्सीमेटली फेम्टोमीटर के अंदर होगा, मतलब 10⁻⁻15 के टर्म्स में होगा। तो इसलिए ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये मेन 3 कंक्लूजन्स मिले हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी, पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड है, सेंट्रल कोर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। कंप्लीट कर लो इसे। Done, sir. डन सर। डन सर। चलो बढ़िया। डन सर। अब क्या किया उसने? उसने थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को, एक्टिविटी को और एक अनदर लेवल पे लेके गया। उसने कहा कि यार हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियर साइज वगैरह और कुछ ना कुछ चीजें कैलकुलेट करके और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो उसने और डिटेलिंग में क्या करा, भाई अगर आप इस वाले पार्टिकल को पकड़ो जो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, जो यार बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, हमें पता है ये अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है। तो ये अपना पाथ रिट्रेस क्यों कर रहा है? क्योंकि जब इनिशियली आपने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को फायर किया होगा तो यार यहाँ पे आपने इसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी होगी, और अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज ए है, इस स्टार्टिंग पॉइंट ए पे न्यूक्लियस का इंपैक्ट या न्यूक्लियस का फोर्स अभी ऑलमोस्ट 0 होगा। क्योंकि ये चीज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटी, बहुत सारी जगह पढ़ी होगी कि अगर कहीं पे भी फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करेंगे वो किस में जाके स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इस पॉइंट पे न्यूक्लियर का कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। तो इस पॉइंट पे हमने सिर्फ पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दी है और उससे फायर किया है। लेकिन जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, भाई न्यूक्लियस उस पर अपना रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा। रिपल्सिव फोर्स क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यार न्यूक्लियस इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल वेरी एनर्जी। गुड। एज द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, भाई बस छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा हमारी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होने लग जाएगी क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स दे रहा है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने लग जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी 0 पे, और ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? पोटेंशियल Potential एनर्जी में energy. कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो मोमेंटरली वो इस पॉइंट बी पे रुक जाएगा। मोमेंटरली, मोमेंटरली का मतलब है कि बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एक बार वो रुक जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई।
लेकिन न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स देना थोड़ी रोक देगा, वो अभी भी कंटिन्यूअस रिपल्सिव फोर्स देगा। और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये हमारा अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ के भाग जाएगा, मतलब अल्फा पार्टिकल वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। और इसी चीज को हम कहेंगे भैया अपना कि न्यूक्लियस का साइज छोटा है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है अब हमें कैलकुलेट करना है ये वाला डिस्टेंस, कि भैया कहां पे आके हमारा अल्फा पार्टिकल रुक गया था। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भैया ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल Potential. एनर्जी। Potential energy. अब एक चीज बताओ कि भैया क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक फोर्स है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है? Strong force. Strong force. भाई बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो याद रखो जो हमें ये डिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है ना, आर नॉट की वैल्यू, कि रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये आर नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी। किससे? सम ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। रिपीट कर रहा हूं, शायद से समझ में ना आया हो, कि भैया हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास पहुंच पाएगा, नहीं। न्यूक्लियस भले ही बहुत छोटा है लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स देगा कि हमारा ये चार्ज पार्टिकल बहुत पहले ही रुक जाएगा। कंपेयर टू किसके? पूरे न्यूक्लियर साइज के। सपोज न्यूक्लियर मेरा 10⁻⁻15 में है, तो याद रखो जो हमारा ये रेडियस आएगा वो 10⁻⁻13 या -14 में आ जाएगा, वो बहुत पहले ही रुक जाएगा हमारा अल्फा पार्टिकल। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर मेरे को 10⁻⁻13 में मिल रहा है, तो मुझे इससे क्या कंक्लूजन मिला, कि डेफिनेटली जो मेरा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो इससे बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो मुझे पता चल गया कि वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 वगैरह में होगा। क्या ये सब कंक्लूजन समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो यहां तक नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। Done, sir. Done, sir. चलो बढ़िया। तो भैया बहुत सिंपल है, याद रखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं। ये मैंने आपको वैसे ड्यूअल नेचर में पढ़ा दिया है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। जनरली अगर हम चार्ज पार्टिकल को फायर कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गिवन होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट, क्या कन्वर्जन है जूल्स में? सर 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, बस सीधा कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी जूल्स में मिल जाएगी। तो याद रखो क्वेश्चन में आपको हमेशा काइनेटिक एनर्जी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के टर्म्स में गिवन होगी, तो उसको आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ जूल्स। चलो क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, सिंपलेस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने एक अल्फा पार्टिकल लिया और इस अल्फा पार्टिकल को हमने फायर किया है किसी एक काइनेटिक एनर्जी से, और वो काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। भैया अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल करनी है तो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 7.7 को अगर आप 8 लेना चाहो और आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो रही है तो मेरे हिसाब से आप 8 ले लेना, राउंड ऑफ कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर तो मिल ही जाएगा। ये हमने फायर किया है टूवर्ड्स द गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस, तो गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर हमें कितना है भैया? 79 है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना है। अब डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, सबसे पहले अब मैं आपको मेथड बता देता हूं अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। यार मैंने तुम्हें बोला कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे हमारी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है? सर पोटेंशियल कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो Potential जाता है। input. तो एट आर नॉट आप लिखोगे हमारी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आप मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद दिलाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर K Q1 Q2 by R। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाय आर, और ये आर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ही निकालना है, तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी के क्यू वन।
Q1 मतलब किसी एक पार्टिकल को ले लो, इधर हमने कौन से पार्टिकल को फायर किया है, अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन को फायर करूंगा तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को फायर करूंगा तो इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि भैया अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। वेरस Q2 किसका चार्ज होगा, सर गोल्ड न्यूक्लियस पे। जिस भी न्यूक्लियस की तरफ हम उसको फायर कर रहे हैं, तो इसको आप डिनोट करोगे Ze, और Z होगा एटॉमिक नंबर जो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे Ze डिवाइडेड बाय, भैया चेक कर लो डिनोमिनेटर में क्या टर्म बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में, और नीचे आ जाएगा mv²। तो बस यही सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो आप इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे और अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लोगे। तो भैया चलो, ये मैंने मेथड बता दिया, अब आप पीछे इसको अप्लाई कर लो जैसे आपको अप्लाई करना हो। चलो सॉल्व करो इसे। वेरी गुड, आंसर्स आ भी गए हैं। दिवेश बहुत बढ़िया यार, तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, बढ़िया। तो इसे सॉल्व करते हैं साथ में, कैलकुलेशन आप करोगे, बस मैं स्टेप्स दिखा रहा हूं। हम इधर भी वही लिख देंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सारी वैल्यूज प्रॉपर यूनिट्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 7.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6, इसको मैंने जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। साहिल आपका आंसर, साहिल पावर आपने गलती लिखी है, वाकई ठीक है, आपका आंसर सही है, माइनस में आएगी। प्रशांत बिल्कुल सही, बढ़िया। पलक पावर्स गलत आ रही है, चेक कर लो एक बार पावर्स। तन्वी आपकी पावर्स भी थोड़ी सी गलत आ रही है, चेक कर लो। इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के जेड ई, मतलब हमारा जेड ई हो जाएगा 79 ई इंटू हमारे पास अल्फा पार्टिकल का चार्ज दैट इज 2 ई डिवाइडेड बाय आर नॉट, और हमें आर नॉट निकालना है। आप एक चीज देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू। तो सबसे पहले तो इस पूरी वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बचा है। तो हमारे पास आर नॉट आ जाएगा के, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹, ये एटॉमिक नंबर 79, 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय 7.7। सॉल्व कर लो इसे, और जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा। तन्वी अब आपका आंसर सही आ रहा है, पलक ठीक है, वेरी गुड। तो भाई अप्रोक्सीमेशन क्या ले लूं मैं, मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेशन मैं क्या इसको 7.7 की जगह 7.9 ले लूं, यस सर। तो ताकि 79 डायरेक्ट कट जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली काट के बस थोड़ा सा 10 लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेट, ताकि मेरा आंसर थोड़ा जल्दी कैलकुलेट हो जाए। तो भैया अब आपके पास सिर्फ क्या कैलकुलेट करने को रह गया, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 1.6, बाकी सब तो 10 टू दी पावर्स है, तो आपका आंसर जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो भैया सब लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया, 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, विच मीन्स 30 फेमटोमीटर। डन सर। डन, Done, sir. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भाई, आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा वो न्यूमेरिकल। Yes, sir. डन। नेक्स्ट चीज यार, अब हमारा अल्फा पार्टिकल कितने ज्यादा एंगल पे स्कैटर करेगा, या जो न्यूक्लियस का साइज है, एक तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ने बता दिया, ऐसे ही एक दूसरा पैरामीटर भी है, एक दूसरा फैक्टर भी है जो हमें न्यूक्लियस का साइज बताने में हेल्प कर रहा है, और वो दूसरा फैक्टर है इम्पैक्ट पैरामीटर। याद रखो, अब आजकल इम्पैक्ट पैरामीटर पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको इतनी ज्यादा डिटेलिंग में जाना भी नहीं है, बस देख लो कि इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है।
इम्पैक्ट पैरामीटर आपका बस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सियल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सियल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। तो भैया सपोज ये मैंने एक न्यूक्लियस ले लिया, भाई मैं कह रहा हूं न्यूक्लियस की मैंने एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गई सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। तो यार ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हमारा कहलाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। अब अगर मैं इस पार्टिकल को फायर कर रहा हूं तो आप खुद सोचो कि अगर मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है तो अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ये एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा, सोच के बताओ। छोटा। बिल्कुल भाई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है कुछ डाउट है। यार मैंने कहा हमारे न्यूक्लियस से जो सेंट्रल लाइन आ रही है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो। तो यार सपोज मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा ले लिया फर्स्ट केस में, तो यार अगर मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा लिया तो जब ये मेरा पार्टिकल मूव करेगा, अल्फा पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल, तो न्यूक्लियस से दूर हो गया ये। तो अगर ये न्यूक्लियस से दूर हो गया तो इस पे रिपल्शन फोर्स हमारा बहुत कम लगेगा। अगर हमारा रिपल्शन फोर्स बहुत कम लगेगा तो या तो ये बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगा या तो ये फिर बहुत छोटे एंगल पे डेविएट होगा। तो मुझे पता चल गया कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा है तो उस केस में हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की एंगल की वैल्यू बहुत छोटी होगी। वेयरएस अगर मैं बी की वैल्यू डिक्रीज करता जाऊं, मतलब सेकंड केस में मैं बी को बहुत छोटा ले रहा हूं, तो इस केस में हमें पता है कि ये न्यूक्लियस के पास हो जाएगा। और अगर ये न्यूक्लियस के पास हो गया तो अब हमारा अल्फा पार्टल ये एंगल स्कैटरिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, सर बड़ा हो ये जाएगा। बड़ा बड़ा हो हो जाएगा। जाएगा। तो आपको बस ये थ्योरेटिकल चीजें याद रखनी है, थ्योरेटिकल चीजें, इसका कोई न्यूमेरिकल पार्ट याद नहीं रखना। और आपको बस एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि अगर बी की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में मेरी एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। नहीं, न्यूट्रल। एंगल सर न्यूट्रल कैसे होता है, 180 डिग्री। वेरी गुड, 180 डिग्री। कि अगर आपने बी की वैल्यू 0 करी है तो मतलब आपने पार्टिकल को बिल्कुल सेंट्रल लाइन से ही फायर कर दिया। अगर आपने पार्टिकल को बिल्कुल सेंट्रल लाइन से ही फायर कर दिया तो ये न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन बनाएगा। हेड ऑन कोलिजन बनाएगा तो फिर से वही वाली बात हो गई ना जो हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में किया, कि भैया ये बिल्कुल सीधा जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाएगा और वापस घूम फिर के आ जाएगा। तो इस केस में ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन होगा। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हो जाएगा, हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग बिल्कुल 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इंपैक्ट पैरामीटर 0 तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री। डन डन डन। यस यस सर। सर। अब बुक्स में इसका फॉर्मूला गिवन है लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला याद मत रखो, अब इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता। पहले आता था, अब इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता। न्यूमेरिकल आएगा भी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आएगा या फिर जो हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, या तो फिर उस पे आएगा। बाकी मैं सेफर साइड के लिए आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। भैया इसका फॉर्मूला होता है के जेड ई स्क्वेयर, के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कॉट टू द पावर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो भैया जिसका मन करे वो फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। कर डालो कंप्लीट। डन सर। डन डन सर। सर। चलो तो ये सारी चीजें भैया हमने पढ़ ली जो रदरफोर्ड ने पूरी एक स्टडी करी थी एक न्यूक्लियस के साइज या एक एटम के बारे में पढ़ने के लिए। लेकिन अब रदरफोर्ड के उसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे और बहुत मेजर ड्रॉबैक्स थे। तो भैया मेरे को बताओ रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे और जो बहुत मेजर ड्रॉबैक्स थे बताओ। It cannot Sir, it explain the stability of Stability नहीं an कर atom. पाएगा। भाई वेरी गुड, कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मतलब इसके हिसाब से क्या था, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भैया ये उसने मैक्सवेल थ्योरी को अप्रूव किया। क्या आपको पता है व्हाट इज मैक्सवेल थ्योरी? सर कि जब इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। बिल्कुल, और ये मैंने शायद से सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया हुआ है कि भैया जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल एसिलरेट करेगा, यहां लिख देता हूं, जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल एसिलरेट करेगा तो याद रखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ साथ वो एनर्जी रेडिएट आउट भी करता है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो भैया रदरफोर्ड ने कहा मैक्सवेल थ्योरी ट्रू है। तो अगर रदरफोर्ड के हिसाब से मैक्सवेल थ्योरी ट्रू है, वायलेट नहीं कर रही है,
तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो सपोज ये हो गया मेरा न्यूक्लियस, और इसके अराउंड मेरा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एसिलरेट कर रहा है। मेरे को बताओ ये एसिलरेट कैसे कर रहा है इलेक्ट्रॉन? तो भैया ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है या एसिलरेटेड मोशन होता है? भाई भूल गए हो, याद करो थोड़ा सा। एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक एसिलरेटेड मोशन होता है। कैसे पता चला ये एक एसिलरेटेड मोशन है? क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है तो वो हर एक पॉइंट पे क्या चेंज कर रहा है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है वेलोसिटी चेंज करना, और मतलब वो एसिलरेटेड मोशन होगा। तो यार अगर इलेक्ट्रॉन एसिलरेटेड मोशन में है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एनर्जी हर एक पॉइंट पे रेडिएट करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट आउट कर रहा है तो भैया ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन रेडिएट आउट करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा रेडियस उतनी ज्यादा या उससे रिलेटेड कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएटेड है। तो इस टाइप का एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, और स्पाइरल स्ट्रक्चर बनके वो न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। चेक करो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर है या नहीं? Yes, क्लियर है sir. सर। डन। सेकंड इसने क्या बोला रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है जहां उसका मन करे, उसके कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं होंगे। भैया वो पूरे सर्कल में, पूरे स्फेयर में कहीं पे भी घूम सकता है जहां इसका मन करे। मतलब सपोज वो इस ऑर्बिट 1 में भी घूम सकता है, इस ऑर्बिट 2 में भी घूम सकता है, ऑर्बिट 3 में, जहां उसका मन करेगा वो वहां घूमेगा। मतलब देयर आर ऑल द परमिसिबल ऑर्बिट। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिट में रैंडमली नहीं घूम सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी वो कैसी मिलनी चाहिए थी मेरे को? अब आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो मैं इसको Continuous रिपीट। spectrum. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, क्योंकि देखो क्या है, क्योंकि यार अगर देखो रदरफोर्ड ने बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट भी करी, बहुत सारी चीजें उसने मना भी करी। उसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, उसने कहा ये बात ट्रू है। तो यार अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिट 1 में, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन अगर इस सेकंड ऑर्बिट में भी रोटेट कर सकता है तो भैया फिर वो इस सेकंड ऑर्बिट से रिलेटेड भी एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। फिर अगर इलेक्ट्रॉन इस थर्ड ऑर्बिट में भी रोटेट कर सकता है तो इस थर्ड ऑर्बिट में भी एनर्जी एमिट आउट करना चाहिए। तो अगर वो हर एक ऑर्बिट में रोटेट कर सकता है तो हर एक ऑर्बिट से एनर्जी निकलनी चाहिए। तो हमारे पास इस तरीके की कंटिन्यूअस लाइंस आनी चाहिए थी, हर एक ऑर्बिट की एक एक लाइन आनी चाहिए थी, कंटिन्यूअस पैटर्न बनना चाहिए था। लेकिन हमने देखा इस तरीके का कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं बन रहा है, बल्कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है? हमने देखा डिस्क्रीट पैटर्न बन रहा है। डिस्क्रीट पैटर्न का मतलब यहाँ पे एक लाइन है तो फिर बीच में एक गैप है, फिर से एक लाइन है, फिर से बीच में एक गैप है, फिर से एक लाइन है। तो हमें कंटिन्यूअस की जगह क्या मिल रहा है? हमें कंटिन्यूअस की जगह डिस्क्रीट पैटर्न मिल रहा है एनर्जी का। तो वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि स्पेक्ट्रल लाइंस अगर और भी परमिसिबल ऑर्बिट में तो कंटिन्यूअस होना चाहिए था, जो कि गलत है। चेक कर लो, यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स थे जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो ये मेजर ड्रॉबैक्स भैया किसने एक्सप्लेन किए थे फिर? बोहर से। बिल्कुल। तो स्टार्ट कर लो, पहले यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल। डन सर। डन, चलो भाई बढ़िया। तो आ जाओ भैया बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलो भाई बताते जाओ, बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या क्या थी कंडीशंस, क्या क्या चीजें हैं? सर बोहर्स क्वांटम कंडीशन एंगुलर मोमेंटम की। बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन, वेरी गुड। सबसे पहली चीज बोर्स ने क्या कहा? बोर्स ने मैक्सवेल थ्योरी को वायलेट किया। उसने कहा मैक्सवेल थ्योरी ट्रू नहीं है इलेक्ट्रॉन के केस में, एटम के केस में ये ट्रू नहीं है। सबसे पहली चीज तो उसने ये कही। और दूसरा, इसने डी ब्रॉगली वेवलेंथ और रदरफोर्ड मॉडल दोनों को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसमें बस थोड़े से चेंजेस किए। इसने एक अपनी नई कंडीशन दे दी विच इज कॉल्ड एज बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन। बोर्स
एंगुलर मोमेंटम कंडीशन या क्वांटाइजेशन कंडीशन। भाई बॉट्स ने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर कोर है हमारे एटम का, और इसमें सारा पॉजिटिव पार्ट सिचुएटेड है। उसने कहा, रदरफोर्ड ने ये चीज बिल्कुल सही कही। उसके बाद रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने कहा कि भैया ये बात भी बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन उसने क्या कहा यार, उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में रोटेट नहीं कर सकते, इनके अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट होंगे, और जो इनका स्पेसिफिक ऑर्बिट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जो इनका स्पेसिफिक ऑर्बिट होगा वो इनका स्टेशनरी एनर्जी स्टेट कहलाएगा। क्या यार सबको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं? यस डन। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट कहलाएगा। मतलब बॉर्स ने क्या कहा कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन 1 ले रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन 1 का ये एक सेकंड ऑर्बिट है। अगर ये अपने सेकंड ऑर्बिट, इसको हम कहेंगे इसका होम ऑर्बिट या ओरिजिनल ऑर्बिट, आप चाहे जो कह लो, या ग्राउंड स्टेट, अलग अलग टर्म्स हैं। कुछ बुक्स में ग्राउंड स्टेट कहा हुआ है, कुछ बुक्स में होम ऑर्बिट कहा हुआ है, अलग अलग टर्म्स हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने होम ऑर्बिट या अपने ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है, तो भले ही ये एक्सेलरेटेड मोशन जरूर है, लेकिन फिर भी ये एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी अपने ग्राउंड स्टेट में है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट या स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट, कि जब तक ये अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहेगा ये एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा। जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं कि भैया हमारे अर्थ का एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। जब तक अर्थ हमारा इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तब तक वो कोई एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा। लेकिन सपोज अगर मैं अर्थ को मूव कर दूं, ट्रांजिट कर दूं, सपोज उसके ऑर्बिट की जगह मार्स में प्लेस कर दूं, तो उस केस में क्या वो उसका ओरिजिनल ऑर्बिट रहेगा या वो उसका ट्रांजिट ऑर्बिट रहेगा? ट्रांजिट ऑर्बिट। वेरी गुड। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन 1 को ट्रांजिट कर दूं भैया इस नीचे वाले ऑर्बिट में, तो ये इसका ओरिजिनल ऑर्बिट नहीं है, या तो ये इसके लिए लोअर एनर्जी ऑर्बिट है या तो ये इसके लिए हाई एनर्जी ऑर्बिट है। डेफिनेटली एनर्जी चेंज होगी। तो यार जब ये इसका ग्राउंड स्टेट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल बन जाता है। जैसे इसको आप दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट कर दोगे ये बेचारा अनस्टेबल बन जाता है, और जब ये अनस्टेबल बन जाता है तो ये कोशिश करता है कि ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में जाने की ट्राई करे। तो जब ग्राउंड स्टेट में इसको वापस जाना है तो एनर्जी को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में ये एनर्जी को क्या करेगा, ये एनर्जी को या तो रिलीज करेगा या तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो वही चीज हमारी कहला गई भाई बॉर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन, या इसको आप कह सकते हो बॉर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. डन। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ भैया, चेक करना क्या कहना चाहा मैंने। भाई मैंने कहा कि सपोज ये मैं 3 ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कुलर होते हैं लेकिन मैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ जाना। मैं कह रहा हूँ कि भैया सपोज कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है और वो इसका सेकंड ऑर्बिट इसका ग्राउंड स्टेट है, ये हो गया उसका ग्राउंड स्टेट। तो जो ये इसका ग्राउंड स्टेट है ये हमारा कहलाएगा स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट में ये कोई एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा, कोई एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा। लेकिन ये ऊपर वाला ऑर्बिट है, सपोज ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2 और ऑर्बिट 3। आप मेरे को सोच के बताओ कि यार ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये ऑर्बिट है। हमारा इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि हमारा न्यूक्लियस इस पे फोर्स दे रहा है। तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताओ, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन ऑर्बिट। थोड़ा सोच के बताना। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, फिर से रिपीट करना है। किसी के लिए रिपीट करना है या समझ में आ गया क्या पूछा है मैंने? सर रिपीट कर दो। रिपीट करना है। मैंने कहा कि यार ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को मान लो सपोज प्लस क्यू। मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस ऑर्बिट का रेडियस ले लो r। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं ये बता दो यार। अभी तो आपने पीछे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया, वही रिपीट करने के लिए कह रहा हूं मैं। सर K Q1 Q2 by R।
तो याद रखो, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना किसी न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मेरा प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो बाउंडेड है सन से, सन उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो अगर बाउंडेड है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. डन। तो आप एक चीज याद रखो बस, कि जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट का साइज बड़ा होता रहता है, ऑर्बिट का साइज बड़ा होता रहता है, तो बस इतना याद रखो कि भैया उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज, आई रिपीट। तो ये ऊपर वाला ऑर्बिट क्या कहलाएगा मेरा? हाई एनर्जी स्टेट कहलाएगा। वेरस नीचे वाला ऑर्बिट मेरा क्या कहलाएगा? So lower लोअर energy एनर्जी state. ऑर्बिट। वेरी गुड। तो अब मेरे को आप एक चीज सोच के बताओ कि भैया सपोज ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऊपर की तरफ जंप करा रहा हूं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ जंप करा रहा हूं, तो आप बस मेरे को इतना बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रेडिएट की होगी या एब्जॉर्ब की होगी? Absorb. Absorb. वेरी गुड। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, तो अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली है। किस फॉर्म में ली है? मे बी थर्मल एनर्जी ली होगी, मे बी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अलग अलग तरीके हैं जो हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ लिया, कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अभी क्या होगा, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शांत नहीं बैठेगा। इलेक्ट्रॉन वापस अपने होम स्टेट में आना चाहेगा, अपने घर वापस आना चाहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस आना चाहेगा, तो अब इसको वापस अपने घर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? Emission of energy. बिल्कुल, इसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करी थी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसको लूज करनी पड़ेगी, तभी तो अपने घर वापस आ पाएगा। तो अब ये क्या करने लगेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन को, ये एनर्जी को रेडिएट, या इसको हम कहेंगे कि अब ये एनर्जी को एमिट करने लगेगा। तो अब ये एनर्जी को बेसिकली क्या करने लगेगा? लूज करने लगेगा। क्या भैया सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये Yes. कब एब्जॉर्प्शन होगा और कब एमिशन होगा? सिमिलरली मेरे को ये बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये नीचे कब आ सकता है? जब ये एब्जॉर्ब करे या एमिट करे? So emit. Emit करो. वेरी गुड, जब ये एमिट करे। बहुत बढ़िया। सिमिलरली जब ये वापस अपने ऊपर जाना चाहता है होम स्टेट में, तो अब इसको होम स्टेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Sir absorb करनी पड़ेगी energy. वेरी गुड, अब इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी ये वापस ऊपर जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो। चलो, आपको यहां तक समझ में आ गया है तो Done, sir. Done. डन। तो आ जाते हैं भैया वापस मुद्दे पे। मैं क्या बोल रहा था, कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन बेचारा अपने ग्राउंड स्टेट में रहेगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, लेकिन जब भी हमारा ये ट्रांजिट करेगा, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा मतलब मूव करेगा, तो इस केस में ये हमेशा एनर्जी को रेडिएट आउट करेगा ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। तो यार ये एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे वो देगा, एमिट करेगा, और कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट पे ये एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा। तो इसलिए ये सारे ऑर्बिट्स पे एनर्जी नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? डिस्क्रीट लाइंस में या कंटिन्यूअस फॉर्म्स में? ये हमारे पास Discrete. आएगी डिस्क्रीट फॉर्म में। तो ये उसने पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि स्पेक्ट्रल लाइन विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लाइंस, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही एनर्जी को रेडिएट करेगा और कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया। यहां तक लिख डालो। Done, sir. डन। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करना। सेकंड पॉइंट क्या था? हमारी एंगुलर मोमेंटम कंडीशन। तो यार उसने बोला कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम सकता है। अब वो स्पेसिफिक ऑर्बिट डिसाइड कैसे होगा? तो यार बॉर्स ने क्या बोला? उसने बोला कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो उससे रिलेटेड एक एनर्जी होगी, उससे रिलेटेड एक वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ कौन सी होगी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। भाई किसी को डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला याद है? Sir, h by p. Planck's constant by momentum. एक तो ये फॉर्मूला है h/p, और सोचो और एक और फॉर्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट एन wavelength of an electron accelerated through a Under root potential. 2m kinetic energy.
मोमेंटम को कन्वर्ट करते हैं उसमें। बिल्कुल, आपको याद है फाइनल फॉर्मूला हमने कुछ ये भी पढ़ा था, 2.3 और 12.3 आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाय रूट वी, Yes. कि भैया जितने पोटेंशियल से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे उसके हिसाब से वो एनर्जी रेडिएट आउट करेगा। फिलहाल इस चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है, मैं तो बस चेक कर रहा था आपको याद है या नहीं। चलो देखो इधर, तो भाई बोर्स ने क्या कहा, जिस भी जो भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है 2πr, उससे रिलेटेड एक एंगुलर मोमेंटम होगा, उससे रिलेटेड कोई एक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास है h/p, जहां पे h का p का फॉर्मूला क्या होता है, एमवी। MB. वेरी गुड। तो हमारे पास आ गया NH/mv, लेकिन हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, NH/2πmv। बस सीधा सीधा यही याद रखना है। और h/mv क्या है, याद रखना डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो यार उसने क्या कहा कि हमारा ऑर्बिट के हिसाब से n की वैल्यू रखूंगा और मेरे को रेडियस का ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखी, तो मेरा रेडियस कितना आएगा, मेरा रेडियस आएगा h/2πmv। तो यार mvr एक जगह ले जाओ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/2π। तो मतलब सिर्फ वो ही वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, h/2π आएगा। क्या सबको ये वाली कहानी पूरी समझ में आई? यस सर। डन। सिमिलरली मेरे को एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं किसी एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है 3h/2π, तो मेरे को बताओ ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? सर थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, 3। 3. तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ किसी इलेक्ट्रॉन का मैंने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया और उसका एंगुलर मोमेंटम h/π आ रहा है, तो ये कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? सेकंड में. वेरी गुड, ये सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 2 ली होगी, 2 और 2 कैंसिल हो गया होगा, इसलिए तो ये सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो जैसे जैसे हमारे h/2π की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करके देख सकते हैं कि भैया वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बोर्स एंगुलर मोमेंटम कंडीशन। किस्सा खत्म, वो सिर्फ इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। बाकी किसी और ऑर्बिट में अगर आपने इसको रखा तो या तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो ये एनर्जी रिलीज आउट करेगा। डन सर। बहुत बढ़िया। तो भैया 1 मिनट रुको, आप सब इसको नोट डाउन कर लो, आई ड्रिंक सम वाटर। चलो भाई बड़े आगे। Yes, sir. डन। अब आ जाते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन पे, जो ड्यूअल नेचर में पड़ी हुई है। भैया मैं कह रहा हूं ये हाई एनर्जी स्टेट है और ये उसके इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है। अभी अभी हमने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो डेफिनेटली आने के लिए ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट आउट करेगा। लेकिन जो ये एनर्जी होगी वो वेव के फॉर्म में होगी, और अगर ये वेव है तो इससे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्या आप मेरे को कंडीशन याद दिला सकते हो, ड्यूअल नेचर में पढ़ा है हमने, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, कि जो ये वेव अमिट आउट करेगा इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर NH म्यू। तो देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि यार सपोज इस एनर्जी को मान लो E1, इस एनर्जी को मान लो E2, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है तो वो एनर्जी लूज करना चाहता है। कितनी एनर्जी लूज करना चाहता है? E2 माइनस E1 जितनी एनर्जी लूज करना चाहता है। और इतनी एनर्जी अगर वो लूज करेगा तो ये एनर्जी लूज किस फॉर्म में कर रहा है, वेव के फॉर्म में कर रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ वेव?
भैया एनर्जी ऑफ अ वेव हमें प्लैंक्स mu. क्वांटाइजेशन कंडीशन, बिल्कुल एच न्यू, जहां पे न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। तो बस इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी एनर्जी जो एमिट आउट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने डुअल नेचर में भी पढ़ा है। तो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन या प्लैंक्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। एक ही बात है, क्योंकि एच न्यू, जहां पे एच आपको पता ही है एच क्या होता है, प्लैंक्स Planck's कांस्टेंट होता है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किसी को याद है क्या? 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second. वेरी गुड। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वैसे तो आपको याद नहीं रखनी है, एग्जाम में हमेशा सारे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू अब याद रखनी ही नहीं चाहिए। फिर भी याद रख लो, दैट इज 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एसआई यूनिट्स में। Done, sir. Then sir, चलो, अब बस आज का लास्ट कॉन्सेप्ट और इसी पे फिर कुछ एक आधा क्वेश्चन करेंगे। भैया लास्ट कॉन्सेप्ट लिखो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बस ये चलेगा आज का लास्ट टॉपिक। भैया आपको ग्रेविटेशन चैप्टर रिकॉल करना है, ग्रेविटेशन चैप्टर। मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये हमारा ऑर्बिट है जिसका रेडियस आप कुछ भी ले लो आर, और इसमें यहाँ पे हमारा रिवॉल्व कर रहा है भैया इलेक्ट्रॉन। तो आप मेरे को बताओ इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी अगर ये ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो? kinetic energy. भाई वेरी गुड, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी। तो इधर आप क्या काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास? हाफ एम वी स्क्वेयर। चेक करो क्या यहां तक कोई डाउट है आपको? No No. sir. बढ़िया। अब आप बाद में देखोगे कि इस काइनेटिक एनर्जी को भी हम एक दूसरे फॉर्मूले से इंडिकेट कर सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2r। क्या फिलहाल के लिए इतना याद रखोगे ये? Yes sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको समझा दूंगा। एक्चुअली इसमें हमने एम वी स्क्वायर को रिप्लेस किया है। एम वी स्क्वायर को कहां से रिप्लेस किया है? ये जो पीछे वाली कंडीशन में एम वी आया है ना, बस इसको रिप्लेस करके लिखा है। बाकी वो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आज इतने पे ध्यान दो। तो भैया ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सिमिलरली एक और एनर्जी होगी, बताओ कौन सी एनर्जी होगी एक और? Potential energy. Sir. पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये बाउंडेड है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी अभी किया, के इलेक्ट्रॉन है तो ई इंटू न्यूक्लियस का चार्ज कितना लिखेंगे हमेशा? जेड ई ZD. डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि आर इसका रेडियस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। भैया दोनों फॉर्मूले में कंपैरिजन देखते जाना। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बाउंडेड है। जब भी कोई चीज बाउंडेड होती है तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। वैसे भी आप ऐसे सोच लो कि नेगेटिव साइन मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया और न्यूक्लियस के लिए पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा। इन दोनों एनर्जीज को ऐड कर दो तो मेरे को मिल जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलो लगो काम पे, मेरे को फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके। ध्रुव, हेमराज, सब लोग चेक करके बताओ कोई डाउट तो नहीं है इस वाले टॉपिक में, समझ में आ रहा है ये वाला? यस Yes, sir. चलो डन। तो चलो मैं ऐड करता हूं। भैया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई के जेड ई स्क्वेयर बाय 2r, पोटेंशियल एनर्जी आई हमारे पास के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2r। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इन दोनों का एलसीएम 2r आएगा और सॉल्व कर लेना। तो इससे अब मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पता चला भैया, रिलेशन मिल गए। क्या रिलेशन? कि टोटल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो मेरे को टोटल एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या मिला? कि टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी का हाफ।
डन सर। डन डन। सर। चलो, तो भैया ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन ट्राई करना है। एक मिनट रुको, लेट मी सर्च दैट क्वेश्चन। बिल्कुल ये रहा, आ जाओ भैया, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पे। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। हमारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, मतलब हायर एनर्जी स्टेट, टू ग्राउंड स्टेट। तो आपको बताना है उसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन, एक मिनट इसको सही से लिख देता हूं, ये ट्रांजिट नहीं लग रहा, ट्रांजिट। भैया फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। सेकंड कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये तीनों ही एनर्जी डिक्रीज करेगी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि भैया काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी और हमारी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी। लास्ट ऑप्शन, kinetic energy and total energy, these two energy will decrease whereas potential energy will increase। चलो ट्राई टू सॉल्व, और सब अपने हमसे आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेज दो भाई। ओके पलक, अकॉर्डिंग टू यू ठीक है। डन महक, आपका भी आंसर मिला। भैया अभी तक सबका आंसर सेम चल रहा है, देखते हैं वही आंसर है या नहीं। ठीक है ध्रुव। भाई फटाफट, सिंपल क्वेश्चन था, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भाई सिर्फ 10 से 12 लोगों का आंसर आया अभी तक, बाकी लोग क्या कर रहे हो? आज तो बल्कि अच्छी स्ट्रेंथ है तो भी ये काम कर रहे हो। तन्वी आंसर चेंज कर लिया। चलो डन, लेट्स डिस्कस। यार पहले तो सब लोग सही दे रहे थे, बाद में फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ गलत आंसर आने लग गए। यार तुमने फिर इस भावनाओं को समझा ही नहीं। भैया याद रखो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है इस केस में। टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती इस केस में। जब भी हमारी कोई चीज बाउंडेड होती है उस केस में टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट नहीं होती। ऊपर से इस जो मैंने स्क्वायर इसमें लिखा हुआ है इसमें ध्यान दो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? भाई टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनवर्स। इनवर्स रिलेशन है। तो मतलब सबसे पहले तो उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो जो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में सेम चेंज आ रहा है। भैया अगर काइनेटिक एनर्जी सपोज इंक्रीज कर रही है तो टोटल एनर्जी इंक्रीज नहीं डिक्रीज ही करेगी, अपोजिट होगा। तो पहले तो वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो जिसमें सब कुछ सेम हो रहा है। तो भैया काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये कह रहा है दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। इधर कह रहा है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ये भी डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों सेम नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो टोटल एनर्जी सेम कैसे रह सकती है, ये भी गलत है। तो आपको पहली बात दिमाग लगाना ही नहीं था, इसमें करेक्ट आंसर अपने आप ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बाकी फिर भी लॉजिकल आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। मेरे को बताओ, अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ऑर्बिट का?
भाई इधर देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक्साइटेड स्टेट हमेशा ऊपर होगा, ग्राउंड स्टेट हमेशा नीचे होगा। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट से जब भी ग्राउंड स्टेट में आएगा, आपको इतना याद रखना है कि हमारे रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि भैया कोई क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे भी आ सकता है। तो भैया अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज kZe²/2r और पॉजिटिव में है, तो इससे हमें पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो भैया अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? इंक्रीज। तो भैया इससे भी पता चला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज -kZe²/r। मतलब इधर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। कैसे पता चला? r डिनोमिनेटर में तो है, इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव और इनवर्स अपना इंपैक्ट कैंसिल हो गया और डायरेक्ट आ गया। तो मतलब रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज -kZe²/2r। मेरे को फिर से बताओ, टोटल एनर्जी और रेडियस के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो अगर रेडियस डिक्रीज हुआ है तो टोटल एनर्जी को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में हमेशा इनवर्स रिलेशन मिल रहा है। तो इस तरीके से आप हमेशा रेडियस को चेक करोगे और इस तरीके से आप अपना ये फाइनल आंसर बताओगे, तो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए। चाहे तो जैसा मर्जी लॉजिक लगा लो, चाहे तो ये वाला लॉजिक लगा लो, चाहे अपना रेडियस वाला लॉजिक लगा लो। डन सर। डन सर। डन। चलो भैया, तो भैया इसी के बेसिस पे बस एक ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। अब मैं इसमें उल्टा बता रहा हूं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन भैया, ग्राउंड स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो फिर से यही सारे ऑप्शंस ले लो, या आप डायरेक्टली मेरे को आंसर बता दो, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा और टोटल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शंस छोड़ो, आप डायरेक्टली ये बता दो। सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और So पोटेंशियल potential एनर्जी energy इंक्रीज होगी और or total energy भी increase। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट गया है तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ रहा है? फिर इंक्रीज। increase हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो decrease। रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ग्राउंड स्टेट ऊपर होगा, लोअर एनर्जी स्टेट नीचे होगा, तो ऊपर से नीचे आ रहा है ये, तो भैया रेडियस डिक्रीज हो रहा है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और रेडियस का इनवर्स रिलेशन है, तो यार रेडियस डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा? डिक्रीज। वेरी गुड। टोटल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा? ये भी डिक्रीज होगा। बहुत सही। तो अब मैं आपसे इससे क्या एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझाना चाह रहा हूं, इस तरीके से बस इस पोटेंशियल एनर्जी को पकड़ना, क्योंकि अब ये हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का काम आएगा। तो आप ऐसे याद रखो कि जैसे जैसे हमारा रेडियस इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा तो हमारा रेडियस इंक्रीज करता जाएगा, और रेडियस इंक्रीज करता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और अगर हमारा रेडियस डिक्रीज करता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। बस फिलहाल के लिए इतना याद रखो, ये हमारा काम आएगा नेक्स्ट क्लास में। अब चेक कर लो, आज जितनी भी बातें करी उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में खत्म भी हो जाएगा। डन सर। डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक रिवाइज करना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटास, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। थैंक यू सर। ओके यार, बाय बाय। बस बाय बाय यार, बाय बाय।